हेलो बच्चों, मैं गीता कुमारी। मैं एक प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे माय एजुकेटेड इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग संसाधन के बारे में देख रहे थे। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। ये आज हमारा पाँचवा क्लास है। 4 क्लास हम लोगों ने देख लिए हैं। यदि आप लोग मेरे पिछले क्लास को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देख लें, तभी आपको मेरे आगे के जो भी टॉपिक होंगे वो समझ में आएंगे। तो हम लोग संसाधन के बारे में देख रहे थे, मृदा संसाधन, भूमि संसाधन। हम लोगों ने पिछले क्लास में मृदा संसाधन के बारे में देखा था। मृदा निर्माण प्रक्रिया क्या होता है और मृदा के प्रकार के बारे में हम लोगों ने देखा था। और आज हम देखेंगे मृदा के प्रकार। मृदा कितने प्रकार के होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मृदा के प्रकार के बारे में भी जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में देखा था। और आज हम तीसरा प्रकार देखेंगे, लाल एवं पीली मृदा। ये है हमारा भारत का मैप है। इसमें मृदा का कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है इसके बारे में दिखाया गया है। तो ऊपर में ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें हमारा पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और नीचे ये है हमारा मैदानी क्षेत्र, यानी कि ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसमें यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और यहाँ है, देखिए इधर पठारी एरिया है। ये जो हमारा भारत का पठारी एरिया है और इस क्षेत्र में देखिए काली मृदा पाई जाती है। और पठारी एरिया के पूर्व में और नीचे दक्षिण में देखिए लाल और पीली मृदा पाई जाती है। और यहाँ पे राजस्थान में हमारा मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और नीचे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेटेराइट मृदा पाई जाती है। तो इस और यहाँ पर भी है, लेटेराइट मृदा पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये पश्चिमी एरिया में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो भारत देश है हमारा, इसमें कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में आती है। सबसे ऊपर हो गया हमारा पहाड़ी क्षेत्र, तो पहाड़ी मृदा हो गया, पर्वतीय मृदा। फिर ये हो गया हमारा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, ये जो आपको दिख रहा है जो मैदानी एरिया में है। पठारी एरिया में कौन सा मिट्टी है, तो काली मृदा है। और इधर हो गया पूर्व में, इधर पठारी एरिया के पूर्व में और दक्षिण में लाल एवं पीली मृदा। यहाँ पे हो गया मरुस्थल में मरुस्थलीय मृदा। तो ये है हमारा मैप जिसमें मृदा का दिखाया गया है कि कौन सा क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। हम लोगों ने जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में पिछले क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे लाल एवं पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। तो ये जो लाल मृदा है, हम लोगों ने देखा दक्कन का पठार है, पठार के पूर्वी हिस्से में यानी कि पूरब की ओर और नीचे दक्षिण के हिस्से में पाए जाते हैं। और ये जो मृदा होती है, आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण होता है। और जहाँ पे कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में यहाँ इस मिट्टी का निर्माण होता है, ये वहाँ पे बनता है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट की पहाड़ी पद पे यानी कि पहाड़ी के नीचे पाई जाती है। यह मृदा लाल होता है, तो लोहे के अंश के कारण यह मृदा लाल दिखता है। लोहे की उसमें अधिकता होती है जिस कारण यह मृदा लाल दिखाई देता है। जबकि जल में मिलने के बाद यह पीले रंग का हो जाता है। और इस मृदा को यदि जल में मिलाया जाता है तो वह पीला रंग का दिखाई देता है, इसलिए इस मृदा को लाल एवं पीली मृदा कहा जाता है। यहाँ गहन कृषि नहीं होती है, परंतु सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होने पर गहन कृषि की जा सकती है। यानी कि यह जो मिट्टी होती है इसमें गहन कृषि नहीं हो पाती है, लेकिन यदि हम सिंचाई की आधुनिक व्यवस्था और सही उत्तम व्यवस्था से सिंचाई करें और उसमें कृषि करें तो गहन कृषि की संभावना बढ़ सकती है। तो इसमें कौन कौन सी फसल का हम बो सकते हैं, गेहूँ लगा सकते हैं, चावल, बाजरा,
तिलहन और कपास की भी फसलें हम इसमें उत्पादन कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है, लेकिन हम लाल और पीली मृदा में भी अगर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होगी तो इसमें कपास की भी कृषि खेती की जा सकती है। अब हम देखते हैं लेटेराइट मृदा। यह मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये जो लेटेराइट मृदा होती है उच्च तापमान और अधिक वर्षा जहाँ पे होता है वहाँ पे होती है। भारी वर्षा के कारण अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। यहाँ पर जैसे बहुत अधिक वर्षा होती है तो वर्षा होने के कारण निच्छालन की क्रिया होती है। तो ये निच्छालन क्या होता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा पानी होता है तो पानी में जो पोषक तत्व होते हैं, ऊपरी परत मिट्टी का होता है, वो पानी के बहाव से बह के एक स्थान से दूसरा स्थान चला जाता है, उसे ही निच्छालन कहते हैं, यानी कि पोषक तत्वों का बहाव हो जाता है। तो जिस कारण वहाँ ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ की में जो बैक्टीरिया होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। तो पहला कारण तो हो गया कि वहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि का निच्छालन हो जाता है, पोषक तत्व बह के चला जाता है। और दूसरा हो गया अत्यधिक तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा कम होती है, वहाँ के जितने भी जैविक पदार्थ जीव जंतु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वे अधिक तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो जिसके कारण जो है भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। परंतु अधिक मात्रा में खाद और उर्वरक का उपयोग कर हम यहाँ खेती कर सकते हैं। इसमें हम यदि अत्यधिक उर्वरक का अत्यधिक खाद का, क्योंकि मिट्टी का जो पौष्टिक तत्व होता है वो बह के उसका गुण कम हो जाता है, वो पानी से बह के वह उसका निच्छालन हो जाता है। तो यदि हम उपयुक्त मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करें तो वहाँ भी खेती की जा सकती है। यह मृदा मुख्य तौर पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। हम लोगों ने देखा कि भारत के जो तटीय क्षेत्र है, इधर पूर्वी है, इधर पश्चिमी है, तो पश्चिमी भाग में है तमिलनाडु, केरल ये आता है, और उड़ीसा आपका ऊपर में आता है उत्तर में। तो उड़ीसा में भी इसके कुछ क्षेत्र हैं और असम की पहाड़ी में भी यह पाया जाता है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। यदि मृदा का जो अपर्दन हो जाता है, निच्छालन हो जाता है, तो उचित तकनीक को यदि हम अपना ले तो और उस कटाव को, उस जो निच्छालन की क्रिया होती है उसको उसके भरपाई कर सकते हैं मृदा का संरक्षण करके, और उस मृदा में हम लोग चाय और कॉफी का उत्पादन कर सकते हैं। कौन कौन एरिया में, तो कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। और असम में भी चाय की खेती होती है और असम में भी यह मिट्टी पाई जाती है। तो उपयुक्त तकनीक अपनाकर मृदा के संरक्षण को रोक कर हम उसमें भी कृषि का काम कर सकते हैं, इसमें चाय और कॉफी का उत्पादन कर सकते हैं। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश की लाल लेटेराइट मृदा जो है काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश में जो लाल लाल रंग का है ना, लाल रंग का जो लेटेराइट मृदा पाई जाती है वो जो है वो काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब हम देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ होगी, जहाँ पे मरुस्थल होगा, यानी कि राजस्थान में बालू ही बालू, रेत की अधिकता है, तो वहाँ पे मरुस्थल है, तो इसीलिए वहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है, लाल और भूरा होता है। यह लाल और भूरे कलर का दिखाई देता है। यह मृदाएं जो है आमतौर पर रेतीली यानी कि बालू होती है और लवणीय होती है, यानी कि इसमें लवण की मात्रा होती है, यानी कि नमक की मात्रा होती है। इस क्षेत्र में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों के जल से नमक भी बनाया जाता है। तो झील के जल से यहाँ नमक बनाया जाता है, नमक की मात्रा अधिक होने के कारण। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण, यानी कि राजस्थान में हम जानते हैं कि वहाँ पर बालू ही बालू है, रेत है, मरुस्थल है, तो वहाँ का जलवायु जो है शुष्क होता है और तापमान बहुत उच्च होता है ना। जलवाष्प की दर अधिक है
जल वाष्प की दर जो है वो अधिक है, जिस कारण और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम हो जाती है। तो जल वहाँ का वातावरण तापमान जो है उच्च होता है और पानी भी कम होता है, जिस कारण वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए वो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा कृषि काम कार्य नहीं हो पाता है। तो जो लेटेराइट मृदा है, तो उच्च तापमान, उसके लिए उच्च तापमान और उच्च वर्षा चाहिए। जहाँ पे उच्च तापमान होगा और जिस एरिया में उच्च वर्षा होगी, ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी, उस क्षेत्र में ही लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। और उच्च तापमान प्लस निम्न तापमान, यानी कि उच्च तापमान और निम्न तापमान जिस क्षेत्र में होते हैं, उस क्षेत्र में मरुस्थल मृदा पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि राजस्थान में पानी बहुत कम होता है और वहाँ का तापमान बहुत अधिक रहता है, जिस कारण वहाँ मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं पर्वतीय या वन मृदा। पर्वतीय मृदा क्या होता है? यह मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जिस एरिया में पहाड़ियाँ होती हैं, पर्वत होते हैं, उस क्षेत्र में पर्वतीय और वन मृदा, इसे वन मृदा भी कहा जाता है। तो पर्वतीय मृदा जो है आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वन वर्ष उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर पर्याप्त यानी कि बहुत अधिक वन होते हैं। हिमालय के क्षेत्रों में मृदाओं का बहुत अपरदन होता है, यानी कि पर्वत पे जब वर्षा होती है, तो वर्षा के कारण जो मृदा होती है वे बह के नीचे आ जाते हैं, तो इस कारण वहाँ पे अपरदन बहुत अधिक होता है और यह ह्यूमस रहित होता है और उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। मृदा अपरदन, तो जो मृदा का अपरदन होता है, मृदा एक जगह से बह के दूसरे जगह चली जाती है, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी कि जब वर्षा होती है, वर्षा के कारण हिम का नद का कारण या फिर पवन के कारण क्या होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। इस क्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा के कटाव यानी कि मृदा का एक जगह से दूसरा जगह चले जाना या उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की प्रक्रिया आमतौर पर साथ साथ चलते हैं। जो मृदा बनती है तो उसमें बहुत समय लगते हैं और मृदा अपरदन में भी धीरे धीरे करके पवन के कारण, जल के कारण, हिमनद के कारण मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चल जाती है बह के। तो आमतौर पर यह क्रिया जो है साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होना भी चाहिए। परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, उद्योग निर्माण और खनन, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग इत्यादि कारणों से कई बार इसका संतुलन भंग हो जाता है। यानी कि क्या होता है, जो मृदा में, मिट्टी में जो उपजाऊपन होता है, उसमें जो उसकी जो क्वालिटी होती है, वो मानवीय क्रियाओं के कारण कम होती जा रही है। जैसे हम वन को काटते हैं, या अति पशुचारण की क्रिया होती है, या बहुत बड़े बड़े उद्योग निर्माण होते हैं, या उत्खनन का कार्य होता है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं हम लोग, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो इससे भूमि पे असर होता है। उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम होती जाती है, जिस कारण उसका जो है संतुलन भंग होते जा रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक कारक भी है। मानव कारक तो है, मानवीय कारक, लेकिन इसके अलावा प्राकृतिक कारक के कारण भी मृदा का जो है क्षति होती है, मृदा के गुण में। तो कौन कौन से कारक है? पवन के कारण, हिमनद के कारण और जल के कारण भी मृदा का अपरदन होता है, जिससे मृदा का गुण जो है कम होता जाता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मृदा संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। किसी भी चीज़ का यदि हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसकी कमी हो जाती है, तो उसकी कमी को हम लोग उसकी समस्या ना आए, इसके लिए हमें उसका संरक्षण करना पड़ता है। तो हमें मृदा संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या क्या करना चाहिए? रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग और जैविक कृषि पर बल देना चाहिए। यानी कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का हम प्रयोग नहीं के बराबर कम मात्रा में करें और ज़्यादातर जैविक खाद का, यानी कि जो जैविक खाद होते हैं उसका हमें कृषि में
प्रयोग करना चाहिए। और अति पशुचारण को पे हमें रोक लगानी चाहिए। भूमि पर यदि कहीं जल का जमाव होता है तो उसमें लवण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भूमि का जो गुण होता है, उसका उपजाऊपन होता है, कम हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि भूमि पे कहीं पे जल जमाव ना हो पाए। फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि यदि हम भूमि में, मृदा में कृषि करते हैं तो उस कृषि फसलों को बदल बदल कर लगाने से भूमि में, मिट्टी में जो उपजाऊपन होती है, उसकी जो क्षमता होती है, वो बरकरार रहती है। इसके अलावा हमें मृदा उद्धार के लिए समय देना चाहिए। यदि हम किसी फसल को कोई भूमि में बोते हैं तो कुछ समय के लिए उसे हमें परती भी छोड़ देना चाहिए। उससे भी भूमि की जो क्वालिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसका गुण जो होता है, वो फिर वापस लौट आ जाता है। इसीलिए हमें कुछ दिन के लिए भूमि को परती भी छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह हम मृदा संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। आइए अब इस जो हम लोगों ने अभी जो क्लास किया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग देखिए कि आप लोगों ने क्लास को कितना अच्छा से सुना है, कितना अच्छा से समझा है, ये आपको पता चल जाएगा। तो आइए, ये है हमारा पहला सवाल, क्वेश्चन है, लाल मृदा किस पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्से में विकसित हुई है? जो लाल मृदा है, कौन सा पठारी एरिया है, उसके पूर्व में और दक्षिण में हिस्से में पाई जाती है? तो आपको इसका आंसर या तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर अपने आप को ऐसे भी रख सकते हैं कि आप लोगों ने क्लास को कितना अच्छा से समझा है। लाल मृदा में जल मिलने से वह किस रंग की हो जाती है? तीसरा है, लाल लेटेराइट मृदा कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है? चौथा क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मृदा रेतीली एवं लवणीय होती है? यानी कि कौन सी मृदा में रेतीली, यानी कि उसमें बालू होता है और नमक की मात्रा होती है? तो इसका आंसर भी आपको देना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, मृदा के कटाव एवं इसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो मृदा की कटाव होती है, जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान बह के चला जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? छठा क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? यानी मृदा के संरक्षण को, मृदा की गुण को, उसकी क्वालिटी को, उसकी उर्वरक क्षमता को बचाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आप इसके बारे में संक्षेप में लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? मृदा के प्रकार, जल में मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जल संसाधन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।